बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले दिनों आपको याद होगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जैसे हम टीएलपी कहते हैं, इन्होंने एक एहतजाज किया जो कि मुतालबा था कि फ़्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकाला जाए, जबकि हुकूमत ने ये कहा था कि ये करारदाद वो नेशनल असम्बली में पेश करेंगे और फिर जो फैसला होगा उसके मुताबिक एक्शन होगा। लेकिन ये बताते खुद एक मुतालबा ही गलत था कि क्या वो सफ़ीर को निकाल देने से मसला हल होता था। सफ़ीर निकल गया, आप जो थोड़ा बहुत एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते थे सफ़ीर के ज़रिए वो भी ख़त्म हो जाता, और फिर अगर फ्रांस में उसी तरह वो चीज़ें जारी रहती, यानी ब्लास्फेमी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ, वो चीज़ें अगर उसी तरह रहती तो आप उसका क्या करते। सो ये एक था ही गलत मुतालबा, और नतीजा ये कि उसके मुज़मरात, उसके नताइज सोचे बगैर ये काम होता रहा और बड़ी वायलेंट किस्म की का प्रोटेस्ट हुआ, जहाँ लोगों को अगवा किया गया, उनको हिरासत में रखा गया, मुजाहिरीन की भी हलाकतें हुई, पुलिस की हलाकतें हुई, पुलिस वाले ज़ख्मी हुए, रियासत की बदनामी बाहर हुई। ये सारा कुछ हमने देखा, और उस वक़्त मैं समझता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए थे, वो नहीं। कोई ना कोई अपनी उसमें कि जी ये फलां ने, फौज ने ये पैदा किया है टीएलपी, ये वो। शर्म आनी चाहिए लोगों को इस तरह की बातें करते हुए। टीएलपी को पैदा किया था, ये इसको बनाने वाले पीएमएलएन है। जब मॉडल टाउन में कत्ल गारत कर बैठे और उससे इंटरनेशनली और नेशनली भी मौलाना ताहिरुल कादरी की पार्टी को उसको बड़ा प्रोमिनेंस मिल गई, मीडिया पे भी हर जगह, तो फिर उसका तोड़ करने के लिए ये पंजाब में इनको खड़ा किया गया। लेकिन बाद में इनके पीएमएलएन से रास्ते अलग हुए, और वो वजह ये हुई कि इन्होंने मुमताज़ कादरी को फांसी का जो फंदा पहनाया, और उसके बाद फिर इन्होंने जो कादियानियों की वो अमेंडमेंट एफिडेविट में लेके आए, उसकी बुनियाद पे फिर इन्होंने अपना रास्ता टीएलपी ने अलहदा इख्तियार कर लिया। लेकिन जो धरना यहाँ उन्होंने दिया, जिस पे बड़ी लहदे हुई, वो धरना कहा जाता है कि वो राना सनाउल्लाह ने उनको गालिबन ये रास्ता दिया था कि जाके वहाँ एहतजाज करें। अब ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलती सामने आ गई। लेकिन मसला ये है कि इन सब चीज़ों को क्या हम अपनी सियासी मामलात को सेटल करने के लिए इस्तेमाल करें। आज जब हम पीछे देखते हैं तो ये जो एहतजाज हुआ, जो बड़ा वायलेंट था, इसमें पीएमएलएन के वर्कर्स की शमूलियत बड़ी वाज़ेह नजर आती है। ये यहां पे तो उन्होंने एक तमाशा खड़ा कर लिया, लेकिन जो इंटरनेशनली इसके ऊपर मामलात आपके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, उनको कौन हल करेगा। सो सूरत हाल ये है कि यहां पे यूरोपियन यूनियन में उनकी पार्लियामेंट में करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ पेश हुई। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को उन्होंने जीएसपी प्लस का एक दर्जा दिया, जिसकी वजह से आपको एक तरजीही बुनियादों पे आपको इजाज़त है कि आप अपने अपने फैब्रिक्स वगैरह, अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये अच्छा खासा इससे फ़ायदा है, आपको एक्सपोर्ट्स हो जाती हैं, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। लेकिन अब जो करारदाद उन्होंने पास की, वहाँ पे पेश की, वो उसके खिलाफ सिर्फ 8 वोट आए और 678 वोट उसके हक में गए। और इसी में एक और अमेंडमेंट थी। आपको याद होगा कि जब ये टीएलपी का किस्सा चल रहा था तो प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब किया, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि दुनिया जिस तरह यहूदियों की पजीराई करती है कि हॉलोकॉस्ट को एक खास दर्जा दिया हुआ है, उसके बारे में बात नहीं हो सकती, उसी तरह का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को भी दर्जा दिया जाए, ताकि कोई भी शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना कर सके। ये बड़ा जायज़ मुतालबा था। इस पे भी पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट की सूरत में इसके ऊपर भी वोटिंग हुई, लेकिन खुशकिस्मती से ये रिजेक्ट हो गई बात। और वरना इस पे भी था कि जनाब ये पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज किया जाए कि वो हॉलोकॉस्ट के बराबर क्यों उसको करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ वहाँ तस्लीम नहीं। अब चीज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने जो पैराग्राफ 12 उसका है, इसी करारदाद का जो पास हुई है, उसमें इन्होंने जो
यूरोपियन कमीशन है, उसमें एक्सटर्नल सर्विसेज, एक्सटर्नल एक्शन सर्विस, उसको उन्होंने फौरी तौर पे कहा है कि वो सारा ये जायजा ले कि क्या पाकिस्तान इन हालात में हकदार है कि उसको जीएसपी प्लस का दर्जा दिया जाए। क्या यहाँ पे काफी सारी वजूहात मौजूद नहीं हैं कि ये दर्जा इसका खत्म कर दिया जाए। चुनाचे वो अब इसके बारे में सारी तहकीकात वगैरह करेंगे, जायजा लेंगे और जल्दी ही वो रिपोर्ट मुरतब करेंगे। सारा उन्होंने देखना है इसी नुक्ता निगाह से है कि मजहबी इंतहा पसंदी यहां पे किस हद तक है। पैरा 17 जो है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बड़ी वायलेंट किस्म की यहां पे डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई, जहां पे पुलिस भी, उसमें पुलिस वाले लोग जख्मी भी हुए, मारे भी गए, दूसरे भी, और एक लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी सिचुएशन थी। उसमें फ्रांस के खिलाफ खास तौर पे बहुत नारे लगाए गए, फ्रांस के खिलाफ बहुत सारी बातचीत की गई, और ये जो एंटी फ्रांस जज्बात का इजहार था ये इतना ज्यादा था कि इसकी वजह से फ्रांसीसी शहरियों की जिंदगियां जो हैं उनको खतरा लाक हुआ और फिर उनको यहां से आर्जी तौर पे इस मुल्क से, पाकिस्तान से जाना पड़ा। सो ये भी एक शिकायत उन्होंने हमारे खिलाफ रखी। फिर उन्होंने जो मेंबर स्टेट्स हैं वहां पे यूरोपियन यूनियन की, उनको पैरा 10 में उनसे एक तरह की इल्तजा की या उनको ये रिकमेंड किया कि पाकिस्तान में जो ये ईसाई जोड़ा है, जैसे जिसका नाम है शगुफ्ता कौसर और शफकत एमैनुअल, ये मियाँ बीवी जो हैं डेथ रो पे हैं कि इनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस था, लिहाजा इनको वहां से निकलवाने का इंतजाम किया जाए पाकिस्तान से, और सारे मुल्क उनको वीजा ऑफर करें, यानी मेंबर मुल्क जो हैं, ताकि ये क्रिश्चियन जो जोड़ा है इसको वहां लाया जाए। अब ये एक आपके जो आपका जस्टिस सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम है, उसके लिए ये तौहीन है। जुडिशल सिस्टम में अगर किसी को कोई सजा हुई और बाहर से आपको कोई डिक्टेट करता है तो मैं समझता हूं कि ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है, बल्कि उस मुल्क के जुडिशल सिस्टम की एक तौहीन है। अब ये कैसे इसको हैंडल किया जाता है ये अलग बात है। इसी तरह जो पैराग्राफ 11 है उसमें ये कहा गया है कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारी, और ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे अटैक्स किए जा रहे हैं जर्नलिस्ट पे, असातिज़ा पे, और सिविल सोसाइटी की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ख़ास तौर पे जो मजहबी आज़ादी या ये कि बात करती हैं ह्यूमन राइट्स वगैरह की, उनके ऊपर किया जा रहा है ये बहुत सारे। इसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है ये इन्वेस्टिगेट करे और ये कमीशन भी इन्वेस्टिगेट करे, और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अपने मुल्क में कानून लागू करे, और ये जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं जर्नलिस्ट वगैरह के खिलाफ, उनका नोटिस लिया जाए और करने वालों को अदालत के कटहरे में लाया जाए। ये भी आपके ऊपर एक तरह का उस करारदाद के जरिए आपके ऊपर एक चीज थोपी जा रही है, लाजम की जा रही है कि आप ये भी करें। फिर उन्होंने जो उनका पैरा 8 है उसमें यह बात कही कि पाकिस्तान के जो ब्लास्फेमी के कवानीन हैं, यानी हुर्मत रसूल के ऊपर जो हमने अपने कवानीन बनाए हुए हैं, उनका बड़ा गलत इस्तेमाल होता है। और ये मैं किसी हद तक इससे इत्तफाक करता हूं, क्योंकि हमारे यहां बड़े ऐसे केसेस हुए हैं जहां लोगों ने इल्जाम आयद कर दिया अपने किसी मामले की वजह से, अपने किसी झगड़े की वजह से, अपना कोई काम निकलवाने की वजह से, मजदूर ने या फैक्ट्री में काम करने वाले ने फैक्ट्री के मालिक पे लगा दिया। इसी तरह मोहल्ले में किसी से झगड़ा है तो कोई उस पे किसी पे लगा दिया, अगर गैर मजहब कोई आदमी हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं रखता। इन चीजों से बदनामी भी बड़ी हुई, और बात यह है कि आप अगर झूठे 2-3 गवाह ला के खड़े कर दें तो सजाए मौत उसको हो जाएगी। चूंकि इसमें उम्र कैद या सजाए मौत बहुत बड़ी सजा है, इसलिए इस कानून का गलत इस्तेमाल के लिए भी उसके खिलाफ भी कोई ना कोई हमें कानून बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर यह साबित हो जाए कि किसी ने गलत किसी के ऊपर इल्जाम लगा के और झूठे गवाह खड़े करके उसको सजा दिलवाने की कोशिश की है, तो फिर सूरत में बड़ा जरूरी है कि उन लोगों के खिलाफ भी कोई ना कोई कज़ब का उनके ऊपर लगा के चार्ज, और उनके खिलाफ भी कोई ना कोई उनको सजा देनी चाहिए कि आपने एक आदमी को मौत के दहाने पे पहुंचा दिया, सजाए मौत उसको हो सकती थी, सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए उस पर झूठ बोला। सो इस चीज को तो कंट्रोल करना चाहिए, ताकि कोई अपने फायदे के लिए, अपना जाती झगड़ा चुकाने के लिए
کسی کے اوپر بلاسفیمی کا الزام عائد نہ کرے. یہ چیز ہمیں دیکھی ہے کہ یہ، اور اس میں انہوں نے پھر خاص طور پہ اعتراض کیا. علی محمد خان جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں وہ اس معاملے میں کافی جذباتی تھے، انہوں نے تقریر بھی کی. جذباتی تو سارے مسلمان ہیں، لیکن ہر کام کا ایک طریقہ ہے، اور طریقہ عقل مندانہ طریقہ ہونا چاہیے جس سے آپ اپنا کام نکال سکیں، آپ کو فائدہ ہو سکے، نہ کہ آپ اپنا ہی نقصان کریں. جیسے کل کو پتہ لگے کہ جناب کسی اور سویڈن میں کوئی بلاسفیمی کا قصہ ہوا ہے، وہاں پہ کسی نے یہ کہا ہے، باجی پھر پاکستان کو تباہ کرنا شروع کر دو، یہاں آگ لگانی شروع کر دو، بسوں کو، بلڈنگوں کو. کیوں جی سویڈن میں یہ واقعہ ہوا ہے. تو یہ بے وقوفانہ حرکتیں ہیں کہ آپ اپنے ملک کا امن تباہ کریں، اپنے ملک کا نقصان کریں، اور دوسرے اس کا مزہ لیں دور بیٹھ کے، کیونکہ آپ ان کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. تو اس لیے یہ بھی ضروری تھا کہ جہاں علی محمد صاحب نے یہ کہا کہ جو کوئی ایسی کارروائی کرے اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو شہ دینے والی بات ہو جاتی ہے. سزائے موت تو موجود ہے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ ایک مقدمہ چلے گا اور مقدمے میں گواہ پیش ہوں گے. اگر گواہ جھوٹے ثابت ہوں تو ان کو کچھ سزا ہونی چاہیے، اور اگر گواہ سچے ثابت ہوں تو پھر جس نے بلاسفیمی کی ہے اس کو قانون کے مطابق پوری سزا ملنی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج اگر ٹی ایل پی اپنے پورے سارے اس مارکے میں، سیکشن میں دیکھے، اس کے اوپر نظر دوڑائے، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ حاصل کچھ نہیں ہوا، البتہ ملک کا نقصان کافی ہو گیا. اب ٹی ایل پی جو ہے، اس کے بارے میں پچھلے دنوں خبر آئی کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی بات کی ہے کہ اس کو مین سٹریم کرنا چاہیے. بالکل مین سٹریم کرنا چاہیے. اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے کاموں کو سراہ رہے ہیں، کام کو سراہنے والی بات نہیں ہے، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا پولیٹیکل رول پلے کریں جس سے کہ ملک میں انتشار ہو. وہ ایک اپنا رول، اور اس کی بنیادی وجہ دو ہیں. ایک تو یہ کہ جب مولانا یہ علامہ خادم رضوی کا انتقال ہوا تو آنن فانن آپ نے دیکھا کہ ایک دن کے اندر جتنا جنازے پہ حاضری ہوئی، جتنے لوگ آئے، وہ پورے پاکستان میں کبھی کسی کے جنازے پہ اس طرح اکٹھے نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جماعت کو عوامی سطح پہ بڑی پذیرائی ہے، اور اس میں بہت زیادہ ان کے پاس ممبرشپ ہے یا ان کی فالوئنگ ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشنوں میں بھی ان کی پرفارمنس اچھی رہی ہے، ان کے لوگ جو ہے وہ کافی ووٹ لیتے رہے ہیں. تو جہاں اتنی بڑی ایک پارٹی بن جائے یا اس کا ملک میں اتنی زیادہ اس کی فالوئنگ ہو، آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آپ پہ پابندی لگا دی. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ملک کی بہت بڑی پاپولیشن پہ پابندی لگا دی. البتہ اس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں اس پہ پابندی ہو سکتی ہے، اور یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ ان سے ان کا منشور لے، ان کو قوانین کا پابند کرے، ان کی فنڈنگ، ان کی ساری بیلنس شیٹس وغیرہ ان سے منگوائے، اور چیک کریں کہ ان کو پیسہ کہاں سے آتا ہے، ایک کنٹرول رکھنے کا. تو مین سٹریم میں لانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان کو یہ تمام کاغذات اور انفارمیشن جو ہے یہ الیکشن کمیشن کو دینی پڑے گی، جو ادروائز مذہبی اس طرح کے جو گروپ بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن اس کے بارے میں ساری انفارمیشن، کیونکہ اگر یہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو رجسٹر کرنا ہے اپنے آپ کو، جو کہ کروایا ہوا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن میں. اور یہ الیکشن کمیشن کی کوتاہی ہے کہ انہوں نے ساری انفارمیشن ان سے وصول کیوں نہیں کی. اگر وہ نہیں یہ دیتے انفارمیشن تو الیکشن کمیشن ان پہ پابندی لگا سکتا ہے. تو یہ عمل وہاں ہونا چاہیے، اور اس پارٹی کو بھی اندر سوچیں، ان کے لیڈرز کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہونی چاہیے کہ آپ سے پابندی ہٹائی جائے گی، لیکن آپ اپنی جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ توجہ دیں، کیونکہ جو کام ابھی آپ نے کر کے دیا یہ تو تخریب کاری ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ حرمت رسول جو ہے وہ ہمیں اپنی جان سے عزیز ہے، اور ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. چنانچہ یورپین یونین ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، امریکہ ہو، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ آپ اپنا بلاسفیمی لا ختم کریں. بلاسفیمی لا کو جو مس یوز کرتے ہیں ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہ کچھ کریں گے، لیکن یہ نہیں کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں جو قانون بنا ہے اس کو ختم کر دیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوگا. لہذا یہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے عقل مندانہ طریقے سے اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اور یورپین یونین کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے تاکہ یہ جی ایس پی والا قصہ بھی ختم ہو، اور یہ ابھی نہ ختم، یہ اس کے اوپر جو وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں وہ پینڈ ہو جائے، وہ نہ لے، اور پاکستان کا مالی طور پہ بھی کوئی نقصان نہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.